देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट दिया गया है, उस फंडामेंटल राइट में क्या क्या अधिकार है और किस तरह से इन्फोर्समेंट यानी उसे लागू कैसे किया जाए। एक्चुअली जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले कुछ राजा होते थे, कुछ ताकतवर लोग होते थे जिनके बस में बहुत सारा चीज था, एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में था, राजे महाराजे की तरह बहुत ताकत था। एक आम आदमी को किस तरीके से अधिकार दिए जाए, इसके लिए इन लोगों ने उपाय किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस रेमेडीज को संविधान का आत्मा कहा, यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 में ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है, जिसमें कुल 5 रीट है। टोटल कितने रीट है? 5। उनमें ये पांचों में अलग अलग है। हम लोग एक एक के बारे में और बहुत बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले आता है हेबियस कार्पस। ये हेबियस कार्पस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सशरीर, यानी टू प्रोड्यूस द बॉडी। बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहां पे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, ये जानिए। देखिए, जनरली हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को पकड़ कर लाना। जिस प्रकार फंडामेंटल राइट में हमने पिछले आर्टिकल में बताया कि 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना, लेकिन प्रोड्यूस करते समय उस व्यक्ति को पहचान करना कि क्या वही आदमी है कि कोई दूसरा है। आज से पहले ना आपके फिंगरप्रिंट थे, ना आपके यूआईडी आधार कार्ड थे, तो उस समय काफी मुश्किल होती थी कि वही व्यक्ति है। आज मीडिया की वजह से या बहुत सारी चीज की वजह से हम लोग पहचान पत्र हमारे पास बना हुआ है। आप उस समय समझिए जब पहचान पत्र नहीं था, तब उन्हें प्रूफ करना होता है कि यही व्यक्ति है। आपको एक और चीज बताते हैं। चाइना में अगर कोई अपराध करता है तो अपने जगह दूसरे व्यक्ति को वहां प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन इंडिया में नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो एक्यूज्ड यानी कि बंदी है। बंदी अपराधी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बंदी अपराधी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बंदी जो है उसको प्रूफ करना। अब क्या होता था कि पहले लोग छोटे से जेल में 1 महीने तक बंद किए रहते थे और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। आपको 24 घंटे में जिस व्यक्ति को बंधे हैं, किस जुर्म में बंधे हैं, इसका प्रूफ होना चाहिए, सशरीर उपलब्ध होना चाहिए। एक फिल्म में मैंने बताया कि दृश्यम एक फिल्म है, उसमें एक एक्यूज्ड को बंद कर देता है और तब उसे मीडिया के सामने नायक बताता है कि जाके देखिए। फिर आपको दूसरा एक अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म रिलीज हुई है, जेलर, रजनीकांत का। उसमें क्रिमिनल का बेटा हत्या कर देता है, उस जुर्म में गिरफ्तार होता है और वो अपने जगह पे किसी दूसरे को डालकर विदेशों में घूमता है। नायक बहुत चालाकी से उस क्रिमिनल के लड़के को मार देता है गोली। अब तो मीडिया के सामने आता है, तब वह जो खलनायक है अपने बेटे को गोली मारता है, क्योंकि सशरीर उपलब्ध कराना है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहता है कि शरीर के साथ हमारे सामने उपस्थित हो। इसमें यह रिट जो है, जो आदमी इससे पीड़ित है, जो पीड़ित नहीं भी है, कोई भी व्यक्ति इस रिट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाल देता है। हाई कोर्ट के लिए इसमें आर्टिकल जो है वह 226 है, आर्टिकल 226 में, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 30। याद रखिए, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि इन्फोर्समेंट जिसे लागू करना है, ये दो चीजें में है। दूसरा आता है मैंडमस, ये भी लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है कि इसे किस तरह नियंत्रण करना पड़ेगा, टू कमांड, या गैर सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है, या तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपना काम सही रूप से नहीं करता है, यानी लोक अधिकारी द्वारा वैधानिक कर्तव्य न निभाने पर मैंडमस लागू किया जाता है। इसलिए कि जब सपोज कीजिए कि एक पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर का काम कर रहा है, उसे कौन बोलेगा, उसको कौन रोक सकता है? एक मामूली क्लर्क अपना ऑफिसर का काम करे, उस समय आप कौन, एक सामान्य नागरिक कैसे उसे रोक सकता है? तो इस कोर्ट के द्वारा कि आप किस अधिकार से यह ऑथोरिटी लिए हैं यह काम करने के लिए, तो एक मामूली सिपाही आईपीएस का काम कर देगा और कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए एक आम नागरिकों को यह कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह आदेश जारी करता है, इसको कहते हैं परमादेश। ये याद रहे, यहां पे एनीबॉडी यानी कोई व्यक्ति इस रिट को जारी कर दे सकता है, और यहां पे जिस पर जो पीड़ित हो, जो पीड़ित व्यक्ति है वही इसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, अपील कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? अब आता है प्रोहिबिशन, टू प्रोवाइड। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहां जुडिशियल व्यवस्था तीन प्रकार की है। जुडिशियल व्यवस्थाएं तीन प्रकार की, लेकिन तीनों में एक ही प्रकार के डिसीजन आईपीसी और सीआरपीसी चलते हैं। यानी हिंदी में कहा जाए कि हमारे यहां एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एक ही, चाहे वो 302 का मर्डर केस लोअर कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, निर्णय उसी आधार पर होगा। क्लियर है? तो अगर कोई मामला किसमें, लोअर कोर्ट में चल रहा हो, अगर कोई मामला लोअर कोर्ट में चल रहा हो, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि आप अपने यहां मामला को स्थगित कर दीजिए। अब यह मामला कहां होगा? मेरे पास आ जाएगा, यानी सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। और इसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि इसमें से निकाला जाता है, और यह भी बता दे, यह भी परमादेश भी वही आदमी कर सकता है जो पीड़ित हो, और यह भी प्रोहिबिशन यह भी वही कर सकता है जो पीड़ित हो। इसमें कोई भी आदमी इसे दाखिला कर सकता है। अब क्या करता है कि याद है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जाता है। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, बहुत अंतर है, ये सेम दोनों में यही है, आपको प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी ये दोनों एक ही है, लेकिन यहां पे सर्टिफाइड कहता है, यानी कि जो डिसीजन दे चुका, इसने अभी दिया नहीं था, इसमें जो सेशन कोर्ट है, छोटा कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय जो जिला में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसने अपना डिसीजन दे दिया। उस डिसीजन के सापेक्ष में
जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या करता है, या तो उस आदेश को कंटिन्यू करता है और नहीं तो उस आदेश को निरस्त कर देता है, खारिज कर देता है, वॉइड कर देता है। क्लियर है? अपने मन से नहीं करता है। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी बातों को वो नहीं रखता है। तो दोनों में अंतर आप समझे? बहुत सिंपल है कि इसमें डिसीजन नहीं आया है तभी मंगा लिया गया, और इसमें डिसीजन आ गया और इस डिसीजन को निरस्त कर दिया गया। क्लियर है? अब आता है क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो का अर्थ होता है कि क्या यह आपका अधिकार है जो आप कर रहे हैं। यह केवल ऑफिसर्स के खिलाफ लगाया जाता है। यहां पे मैंडमस सामान्य व्यक्ति के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। आम आदमी कोई काम कर रहा है, कोई अथॉरिटी कर रहा है, लेकिन यहां हमेशा ऑफिसर्स यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के खिलाफ। कोई व्यक्ति सेम कि उस पोस्ट पे रहता है और उसका नहीं करता है, तब यह रेट भी कोई भी जारी कर सकता है। यहां देखिए, यहां ये 3 ओनली पीड़ित व्यक्ति और ये एनीबॉडी। नहीं क्लियर हुआ? तो ये 5 प्रकार के रेट भारतीय संविधान में दिया गया है और जिसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। इन रेट के बाद बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिए, बदले या उसको निरस्त कर दिए। ठीक है? जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है या सबसे पहला आदेश आता है 1967 में। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट सहित कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे अमेंड हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रेमबल। बट गोलकनाथ 1967 में गोलकनाथ केस आया था, उसमें किया गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? 1967 गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट्स। क्लियर है? 24th अमेंडमेंट, 24वें संविधान संशोधन 1971। 24वें संविधान संशोधन 1991, इसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट भी अमेंड किया जा सकता है। इज इट क्लियर? अगेन 1973 केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट्स। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें ध्यान से देखिए कि खुद कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं किए जाएंगे। फिर कोर्ट ने तुरंत इसे 24th अमेंडमेंट में अमेंड किया कि नहीं, फंडामेंटल राइट संशोधन नहीं कर सकते। फिर कोर्ट ने यह दिया केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट्स में कि हम अमेंड तो कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। मूल ढांचा याद रहेगा, ये क्वेश्चन आता है। फिर 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है, और यही नहीं, प्रियम्बल को भी जोड़ सकती है, बट उसके ओरिजिनल फ्रेम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर 44th अमेंडमेंट में अधिनियम द्वारा
जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी दिया गया था 1976 में, उसे हटा दिया गया। अब न्यायिक समीक्षा क्या होता है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि कोर्ट अपने डिसीजन को या तो बदल सकती है या उसे हटा सकती है या न्यू इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। पूरी तरह हटाना, थोड़ा बदलाव करना या ऐड करना। क्लियर है? अब उसी समय पीवीएस एक थे, उनके मामले में न्यायाधीश हेगड़े ने कहा था कि अब यह बताना बहुत मुश्किल है कि व्हाट इज बेसिक फ्रेम। बेसिक फ्रेम का अर्थ केवल यह नहीं लगा सकते हैं कि जो पहले से लिखा है। बेसिक फ्रेम का बहुत ही अलग अलग स्वरूप है। तो पहले क्लियर करना होगा कि बेसिक फ्रेम में क्या आता है। जैसे तो इसके लिए पहले एक डायसी हुआ करते थे, उन्होंने एक थॉट दिया था कि दैट इज रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधि का शासन। और इसी आधार पर वाक स्वतंत्रता के विचारों पर ध्यान दिया गया। और आपको बता दें कि 1951 में चंपकम दुराइजन वर्सेस मद्रास राज्य, इसमें दिया गया क्या कि भैया फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों में इंपॉर्टेंट किसे दिया? इंपॉर्टेंस कौन? इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है कि डीपीएसपी है? तो इस केस में कहा गया कि नहीं भाई, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट पॉलिसियां। क्यों? तो बताया गया कि फंडामेंटल राइट जो है उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट में हो सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार ये 5 रिट हैं। संविधान में 5 प्रकार के रिट बनाए गए हैं। हेबियस कार्पस, हेबियस कार्पस का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जो व्यक्ति बंद है, गिरफ्तार है, वो सही है, वही व्यक्ति है, इसका देता है। और इसके लिए कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में रिट लगा सकता है, अपील कर सकता है। दूसरा, कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके लायक है या नहीं, ये जो पीड़ित है, मान लीजिए एक आदमी आया, बोला तुम मेरे घर में घुस के मेरा काम कर दिया जिसके अधिकार तुम नहीं हो, तो कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ जा सकता है। तीसरा, अगर कोई मामला बहुत दिनों से, लंबे अवधि से पड़ा हो सेशन कोर्ट में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको अपने यहां मंगा सकता है और उसको कहता है तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। ठीक है? दूसरा, ये सरेंडर उत्प्रेषण कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यदि कोई मामला सेशन कोर्ट में समाप्त हो चुका है, उस मामले को या अपने हिसाब से सोचकर समझकर क्या उचित होगा उसका निर्णय दे सकता है। ये मैंडमस, प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी, ये तीनों केवल पीड़ित व्यक्ति ही दायर कर सकता है। क्यों वारंट को, यानी जो राज्य अधिकार में है, शासन में है, देश में काम करने वाले ऑथोरिटी अधिकारी, उनके खिलाफ लाया जाता है कि क्या आप अपने पोस्ट पे रहते हुए सही दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, और इसके खिलाफ
कोई भी व्यक्ति जा सकता है जिससे उसको कोई लेना देना नहीं कर सकता।